आप देख रहे हैं न्यूज 24 में हूं मानक गुप्ता। किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष पर बड़ा हमला किया है। पीएम मोदी ने कहा विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने वादा किया कि ना तो एमएसपी खत्म होगी न ही सरकारी मंडियां। मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। मध्य प्रदेश के हजारों किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा। तो लगे हाथ ये भी वादा किया कि किसानों को मिलने वाली एमएसपी आगे भी जारी रहेगी। कृषि सुधारों के बाद बोले जा रहे सबसे बड़े झूठ के बारे में बात करूंगा। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई, कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसान को भी आसानी होती है। पीएम मोदी ने किसानों की दूसरी चिंता को भी सिरे से खारिज किया। ये वादा किया कि नए कानून से एपीएमसी खत्म नहीं होंगे। हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है, फिर क्यों झूठ फैलाया जा रहा है? सच्चाई तो यह है कि हमारी सरकार एपीएमसी को आधुनिक बनाने पर, उनके कंप्यूटरीकरण पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। फिर ये एपीएमसी बंद किए जाने की बात कहां से आई? करीब 55 मिनट तक के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कृषि कानूनों के फायदे गिनाए और ये समझाने की कोशिश की कि सरकार ने ये कानून किसानों के हित में ही बनाए हैं। लेकिन टिकरी बॉर्डर पर डटे फोगाट खाप पंचायत के किसानों ने न्यूज 24 से बातचीत में दो टूक कहा कि उन्हें तीनों कानूनों की वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री तो खूबियां गिना रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये कृषि कानून जो है, जो बनाया उन्होंने, ये किसानों के हक में है, फिर आप धरने पे क्यों हैं? ये प्रधानमंत्री साहब गुमराह कर रहे हैं किसानों को। तो तीनों काले कानून जो प्रधानमंत्री साहब लेके आए हैं, ये बिल्कुल किसानों के ऊपर थोपे गए हैं। जब किसान इनको मानते नहीं, वो यूँ कहता हमने किसानों के हक में बात कही है। किसान मानते नहीं तो खत्म करो इन कानूनों को। न्यूनतम सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान भी पीएम मोदी के संबोधन से आश्वस्त नहीं दिखे। हम एमएसपी पे तो लड़ ही नहीं रहे, हम तो 3 कानून वापस कराने के लिए लड़ रहे हैं। एमएसपी तो बाद में आएगी। एमएसपी को खत्म नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली खत्म कर रहे हैं। डायरेक्टली खत्म नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली खत्म कर रहे हैं। और वो अब बोल रहे हैं कि हम एमएसपी ऐड कर देंगे, पर हम खुद अमित शाह ने बोला है कि हम एमएसपी भी लिखती तौर में नहीं दे सकते। मनीष कुमार और कुंदन सिंह के साथ आशा झा, दिल्ली, न्यूज 24। मध्य प्रदेश के रायसेन में पीएम मोदी के संबोधन को सुनने पहुंचे किसानों ने नए कृषि कानूनों का समर्थन किया है। लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जो एमएसपी की गारंटी का कानून चाहते हैं। क्या है एमपी के किसानों की राय, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के किसानों से संवाद में 2 तस्वीरें सामने आई। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर प्रमुख विपक्षी दल, खास तौर पर कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा और साथ में अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई कि किसानों के कितने हित के काम किए हैं। साथ में जो बिल है, कृषि बिल, उनके बारे में जो समझाइश दी कि आखिरकार उस बिल से किसानों को कितना फायदा है। यहाँ पर बहुत सारे किसान वो पहुंचे थे, सीधा उन्होंने सुना है, प्रधानमंत्री जी को सुना आपने। क्या आपको लगा कि उसमें क्या बेहतर है? बहुत बढ़िया है। क्या समझ में आया प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में अच्छा काम कर रहा है। अच्छा दादा, आप बताओ, सुना आपने प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे थे? सुना था। क्या समझ में आया? आई किसानी बारीकी में तो अच्छा है किसानों की? अच्छा भैया। प्रधानमंत्री ने ये बोला है कि किसानों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। आप कहीं भी आप अनाज बेच सकते हो। आप कहीं भी मध्य प्रदेश में बेचो, आप कहीं भी दिल्ली, कहीं भी जाके आप कहीं की मंडी में भी आप बेच सकते हो, बाहर बेचो। हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कृषि कानून को लेकर जितना पूरा देश भर में बवाल हो रहा है, दिल्ली में देखा होगा आपने टीवी पे कि कितना ज़्यादा आंदोलन हो रहा है, 23 दिन हो चुके हैं। उसको किस तरह देखते हैं? वो कानून के वो बताते हैं कि कानून सही नहीं है। आपकी नज़र में क्या? आपने सही है, कानून सही है। जैसे वो किसानों को लग रहा है कि हमारा गल्ला पहले सरकारी समिति द्वारा बिकता था, अब वैसा नहीं बिक रहा। उनको लग रहा है कुछ, वो भी तो किसान है, उनको लग रहा है किसान के प्रति
तब वो हक के लिए लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बड़ी उम्मीद थी कि किसान जो संवाद है मध्य प्रदेश के किसानों से, प्रधानमंत्री के संवाद में बड़ी बात निकल के आएगी, या फिर जो 23 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर चला हुआ किसानों का आंदोलन थम जाएगा, उसके कुछ कई मायने यहाँ पर निकल के आ सकते थे। लेकिन आज की जिस तरह से जो प्रधानमंत्री के संवाद में ऐसी कोई बड़ी उम्मीद जो जताई जा रही थी, ऐसी कोई बड़ी घोषणा या कोई बड़ी बात यहाँ पर सामने नहीं आ पाई। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास, विपिन श्रीवास्तव, रायसेन, न्यूज़ 24। बिहार के समस्तीपुर में कीमत नहीं मिलने से परेशान किसान ने ट्रैक्टर से अपनी फसल नष्ट कर दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तस्वीर देखकर किसान की मदद की, जिसके बाद उस किसान को गोभी की 10 गुना ज्यादा कीमत मिली। लेकिन मुजफ्फरपुर के किसानों को गोभी की फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा, तो वहां के किसान भी अपने खेतों में ट्रैक्टर चला रहे हैं। जरा दोनों तस्वीरों पर गौर कीजिए, कैसे कड़ी मेहनत से तैयार अपने फसल पर किसान बेदर्दी से ट्रैक्टर चला रहा है। इनमें से बिहार के समस्तीपुर का किसान तो भाग्यशाली निकला, जिसकी गोभी की फसल को बाजार में उचित दाम मिल गया। लेकिन अब मुजफ्फरपुर के किसान भी अपनी गोभी की खेती की कीमत न मिलने से निराश होकर तैयार फसल पर ट्रैक्टर चलाने को मजबूर हैं। दरअसल समस्तीपुर के मुक्तापुर गांव के किसान ओम प्रकाश यादव को अपने खेत में उगाई गोभी की फसल का स्थानीय आड़त में मात्र 1 रुपया प्रति किलो भाव मिल रहा था, जिससे निराश होकर उन्होंने अपने खेत के कुछ हिस्से पर ट्रैक्टर चलवाकर फसल को नष्ट कर दिया। 2 दिन पहले ये वीडियो वायरल हुआ तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मामले को संज्ञान में लिया और किसान के फसल को 10 गुने रेट पर बेचने की व्यवस्था की गई, जिसके बाद जिला प्रशासन की एक टीम किसान के यहाँ पहुंचकर खेतों का जायजा लिया और किसान की फसल को 10 गुने दाम पर बेचने की व्यवस्था की गई। हाँ, लोकल मंडी में तो 3-4 रुपए के हिसाब से जो है रेट चल रहा है इनके कहना अनुसार। इसी वजह से इन्होंने अपना फसल नष्ट किया था, तो हम लोग यहाँ पे जो है 10 रुपए के हिसाब से इनका फसल खरीद रहे हैं। कितना? लेकिन गोभी उगाने वाले मुजफ्फरपुर के किसानों की मजबूरी स्थानीय प्रशासन की नजरों में नहीं आई है, लिहाजा कर्ज लेकर गोभी की फसल तैयार करने वाले किसान भी अपनी खेतों में ट्रैक्टर चलाने को मजबूर हैं। यहाँ खेती किए, कर्जा उर्जा लेके समझे, रेट के कारण जुटवाना पड़ रहा है। 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो गोभी बिक रहा है मार्केट में, कटाइयों पर नहीं हो रहा है। क्या करें हम लोग? जुतवा दिली। 2 लाख खर्च करने के बावजूद 50,000 रुपया भी नहीं निकल रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ के किसानों की सुध सरकार कब तक लेती है। प्रमोद कुमार, समस्तीपुर, न्यूज़ 24। बिहार में नीतीश सरकार के तमाम दावों के बावजूद अपराध की घटनाएं थम नहीं रही हैं। बढ़ती वारदातों के बीच अब सवाल उठ रहा है, सुशासन बाबू की नई पारी में अपराधी बेखौफ और बेलगाम क्यों हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में गुरुवार को दिन दहाड़े एडीजे जयकिशोर दुबे के वाहन पर घात लगाए अपराधियों ने पथराव किया और फिर फायरिंग शुरू कर दी। गनीमत ये रही कि किशोर दुबे के ड्राइवर ने हिम्मत दिखाई और गाड़ी को भगाकर हिलसा थाने के कैंपस पहुंचा दिया, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या बिहार में जज भी सुरक्षित नहीं है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुलिस अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन इसे महज संयोग नहीं कहा जा सकता कि जिस दिन मुख्यमंत्री पटना में बैठक करते हैं उसी दिन दरभंगा में करोड़ों की लूट हो जाती है। जिस दिन सूबे के मुखिया अपनी बैठक लेते हैं क्राइम कंट्रोल को लेकर, उसी दिन कोई बड़ी आपराधिक वारदात हुई है और उन वारदातों का ढूंढने में भी अभी तक पुलिस फेलवर साबित हुई है। लगातार बढ़ते अपराध के बीच अब विपक्ष ही नहीं, आम लोग भी सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर क्राइम अनकंट्रोल क्यों है। विपक्षी आरजेडी सरकार का इकबाल खत्म होने का आरोप लगा रही है, तो सत्ताधारी जेडीयू अब भी सुशासन बाबू की कमीज को सफेद बताने में जुटी है। शासन प्रशासन का इकबाल समाप्त हो जाता है तो अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है। लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर, और जब जब समीक्षा करते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधी प्रतीक्षा करते हैं उस समीक्षा बैठक की और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। बिहार में अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर कानून व्यवस्था की तस्वीर है। इसकी तस्दीक एनसीआरबी के आंकड़े भी करते हैं। कानून का शासन 2005 में नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद जनता ने दिया इस विश्वास के साथ, और कहीं न कहीं ये विश्वास आज तक कायम है, इसलिए ये एक बड़ी चुनौती भी है। बिहार पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ नवंबर महीने में बिहार में 18,000 से ज्यादा आपराधिक वारदातें हुई हैं, जिसमें 262 हत्याएं और 649 अपहरण के मामले शामिल हैं। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।
महाराष्ट्र में मेट्रो कार शेड को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट की रोक के बाद महाराष्ट्र सरकार मेट्रो कार शेड को काजूर मार्ग से बीकेसी यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स शिफ्ट करने पर विचार कर रही है। ये वही जगह है जहां पर बुलेट ट्रेन के स्टेशन के लिए जगह प्रस्तावित है। फडणवीस ने इसको लेकर उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। आरए से मेट्रो कार शेड का चिन्ह कांजूर मार्ग होते हुए बीकेसी पहुंच गया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि बीकेसी में कार शेड ले जाने को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उस पर चर्चा शुरू है और बीजेपी को इस पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बीकेसी मध्ये कार शेड हलवण्यासंदर्भात एक चाचपणी सुरू आहे। कार शेड जे आहे त्या कार शेड बाबत विरोधकांनी चिंता करू नये। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या जिस तरह से केंद्र सरकार कांजूर मार्ग में कार शेड के खिलाफ कोर्ट गई, क्या राज्य सरकार उसी तरह बुलेट ट्रेन की राह में रोड़ा अटकाना चाहती है? आखिर जहां बुलेट ट्रेन का कार शेड बन रहा है, वहीं पर मेट्रो कार शेड बनाने के पीछे का मकसद क्या है? पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि यह हास्यास्पद और बचकाना है, क्योंकि वहां अगर 25 हेक्टेयर जमीन लेते हैं तो इसकी कीमत हजारों करोड़ हो जाएगी। मेट्रो कार शेड हम जमीन के नीचे बनाने की बात करेंगे तो 500 करोड़ में बनने वाला मेट्रो कार शेड 5000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा उसको लगेगा। और इतना ही नहीं, उसकी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो 5 गुना ज़्यादा होगी। तो पूरी मेट्रो जो है वो नॉन फिजिबल हो जाएगी, वो नॉन स्टार्टर हो जाएगी। बुलेट ट्रेन प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और मेट्रो कार शेड बीकेसी में ले जाने का मतलब सीधे सीधे प्रोजेक्ट को अटकाना। यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेता उद्धव सरकार पर हमलावर हो उठे। इसके पीछे जो उनका हेतु है वो मेट्रो कार शेड बने, इससे ज्यादा बुलेट ट्रेन को कैसे रोके, ये नकारात्मक भावना का है और उसके कारण इस वायबिलिटी पॉसिबल होने वाली नहीं। जो मेट्रो 2021 में मुंबई शहर को मिल सकती थी, वह मेट्रो और 5 साल तक नहीं मिलेगी। 5000 करोड़ से ज्यादा इसमें नुकसान होगा। इस नुकसान की जवाबदेही क्या ये महाराष्ट्र की सरकार लेगी? ये हमारा इनसे सवाल है। मेट्रो ये मुंबई के रहवासियों के लिए, प्रवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकल्प है। इसलिए बीकेसी में ये कार शेड हो सकता है क्या, ये एग्जामिन करने का काम वहाँ पर राज्य सरकार के माध्यम से होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिस याचिका पर कांजूर मार्ग मेट्रो कार शेड के निर्माण पर रोक लगाई है, वो याचिका केंद्र सरकार ने लगाई थी। लिहाजा माना जा रहा है कि अब शिवसेना भी बुलेट ट्रेन के बहाने केंद्र को संदेश देना चाहती है कि अगर आप कार शेड को अटकाएंगे तो हम बुलेट ट्रेन की राह मुश्किल कर देंगे। मेट्रो कार शेड बीकेसी में ले जाने पर विचार करने की बात कहकर शिवसेना ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। जानकार कहते हैं कि इससे शिवसेना केंद्र सरकार को ये संदेश देना चाहती है कि अगर आप कांजूर मार्ग मेट्रो कार शेड के राह में रोड़े अटकाएंगे तो वो बुलेट ट्रेन की राह में रोड़ा अटका सकती है। कैमरामैन मिंटू के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा, इस साल अभिभावक कुल ट्यूशन फीस का सिर्फ 60% रकम ही चुकाएंगे। पिछले 17 दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर बारी बारी से अनशन कर रहे अभिभावकों के चेहरे अचानक खिल उठे। कोरोना काल में भी निजी स्कूलों के मनमाने फीस वसूली से परेशान थे। महीनों तक प्रदर्शन के बाद भी जब स्कूलों का रवैया नहीं बदला तो इन्होंने अनशन की ठान ली। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने सरकार से फीस वसूली के नियमों पर रिपोर्ट मांगी और आखिरकार हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अहम फैसला सुना दिया। अदालत ने साफ किया कि इस साल स्कूल कुल ट्यूशन फीस का सिर्फ 60% रकम ही वसूल पाएंगे। साथ ही स्टूडेंट ने जिन सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं किया उन पर कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता। जब तक ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, ट्यूशन फीस का 60% कैपेसिटी बिल्डिंग फीस के रूप में शिक्षण संस्थाएं वसूल कर सकेगी। जिन्होंने ऑनलाइन शिक्षा नहीं ली है उनसे किसी तरह की शुल्क नहीं लिया जाएगा और अभिभावकों से सबसे पहले सहमति ली जाएगी ऑनलाइन शिक्षा में कैपेसिटी बिल्डिंग फीस लेने का। और कैपेसिटी बिल्डिंग हेड जो है उसका निर्धारण स्कूल के द्वारा सर्वप्रथम किया जाएगा।
हाईकोर्ट के फैसले को सरकार ने अपनी जीत बताया। अभिभावकों के साथ सरकार हमेशा खड़ी रहेगी। कोर्ट का माननीय अदालत का फैसला बाध्यकारी होता है। जो फैसला आएगा सरकार उसको मानेगी। वो हमेशा सरकार ने अदालतों के फैसले का सम्मान किया, उनको लागू किया। समस्या दोनों तरफ की है, स्कूलों की भी है और अभिभावकों की भी है। बीच का कोई रास्ता निकले, इस बात की कोशिश है। कोरोना काल में फीस वसूली को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित एक कमेटी ने 28 अक्टूबर को अपनी सिफारिशें सौंपी थी। सिफारिश में कहा गया था कि जो स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं और वो ट्यूशन फीस का 60% हिस्सा बतौर फीस ले सकते हैं, लेकिन इन सिफारिशों को निजी स्कूल के साथ ही अभिभावकों ने भी मानने से इनकार कर दिया था। अब अदालत के फैसले के बाद अभिभावकों ने अनशन खत्म कर दिया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि अगर आदेश के बाद भी स्कूलों ने मनमानी की तो वो फिर से अनशन पर बैठ जाएंगे। फैसले को आज के हिसाब से देखते विन विन सिचुएशन है। आप जो चाहते थे वही हुआ या अभी भी लगता है कहीं कुछ कसर बाकी रह गई? कई स्कूल अभी भी पूरी फीस चार्ज कर रहे हैं और ट्यूशन फीस का जो मैटर है जो इन्होंने अभी डिक्लेयर नहीं कर रखी है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि स्कूल वाले अभी भी मनमानी करेंगे। मुख्य सचेतक जी ने हमें जो आश्वासन दिए हैं उसे हम देखना चाह रहे हैं। अभी आगे किस तरह से क्या वर्किंग होती है हम लोगों के लिए, हमारी मांगों को किस तरह से माना जाता है। अगर हमारी मांगों से हम लोग संतुष्ट, अभिभावक हमारे राजस्थान का संतुष्ट नहीं होगा तो हम लोग फिर से अपने आंदोलन को तेज करेंगे। निजी स्कूल अब इस फैसले के बाद क्या करते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन इस फैसले ने वेतन कटौती और महंगाई से परेशान अभिभावकों को बड़ी राहत जरूर दी है। केजे श्रीवत्सव, जयपुर, न्यूज़ 24। बिहार में एनडीए का हिस्सा बनकर सरकार चला रही जेडीयू ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि जेडीयू यहां बीजेपी की विरोधी ममता बनर्जी के साथ चुनाव में उतर सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अब बंगाल के चुनावी दंगल में उतरने का फैसला कर लिया है। पार्टी का कहना है कि बंगाल में वो कम से कम 75 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने नीतीश कुमार की लोकप्रियता का हवाला देते हुए दूसरे दलों को भी गठबंधन की दावत दे दी है। हम अपनी तैयारी कर चुके हैं चुनाव मैदान में जाने की, सारे कार्यकर्ता लग चुके हैं, पूरी ताकत के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। किसी भी दल को लगता है कि बंगाल के चुनाव में माननीय श्री नीतीश कुमार जी का जनता दल यू जब लड़ रहा है तो लोग बात करें। बिहार में एनडीए की सरकार है जिसमें बीजेपी और जेडीयू के साथ जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी शामिल है। जीतन राम मांझी पहले ही बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और अब नीतीश कुमार की पार्टी ने भी 75 सीटों पर दावा ठोक दिया है। नीतीश कुमार के इस फैसले से बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। पार्टी के प्रवक्ता दोनों दलों की नीति और सिद्धांत पर सफाई दे रहे हैं। जदयू अगर विचारधारा के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष होती तो निश्चित तौर पर एक ही पार्टी होती, लेकिन एक स्वतंत्र पार्टी है, अपने वैचारिक और सांगठनिक विस्तार के लिए स्वतंत्र है और उनकी पार्टी का अगर निर्णय है कि किसी प्रदेश में चुनाव लड़ना है, अपना राष्ट्रीय विस्तार करना चाहते हैं तो इसके लिए स्वतंत्र है। बिहार विधानसभा के चुनाव में जेडीयू को बड़ा नुकसान हुआ था और पार्टी दूसरे नंबर से खिसककर तीसरे नंबर पर आ गई थी। हालांकि बीजेपी ने चुनावी घोषणा के मुताबिक नीतीश कुमार को सीएम बना दिया। इधर चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी विपक्ष में बैठने को मजबूर आरजेडी अब नीतीश कुमार के मिशन बंगाल पर चुटकी ले रही है। पार्टी का आरोप है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बीजेपी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। बंगाल इनको लड़ना है नहीं है वो तो अलग बात है। अभी बंगाल चुनाव जेडीयू लड़ेगी, ये बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स है। बीजेपी पर दबाव बना करके कुछ दिनों तक और मुख्यमंत्री बीजेपी बनने रहने दिया जाए इनको, इसीलिए सबको पता है कि इनकी हैसियत क्या है। सियासत के मौजूदा दौर में पार्टियों के फैसले की बुनियाद सिद्धांत और नीति की बजाय स्वार्थ से तय होते हैं। तभी तो बिहार में बीजेपी और जेडीयू साथ साथ है, लेकिन बंगाल के रण में दोनों आमने सामने होंगे। बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी की वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन बंगाल में नीतीश कुमार अपने सहयोगी दल यानी बीजेपी को छोड़कर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नेपाल में चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है। नेपाल में कई प्रोजेक्ट्स में निवेश के साथ चीन वहां के बाजारों पर भी कब्जा जमाना चाहता है, जिससे नेपाल के कारोबारियों को नुकसान हो रहा है और वो ओली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
भारत नेपाल की सीमा पर धरना प्रदर्शन कर ये लोग पीएम ओली के कानों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, जो चीन की गोदी में बैठकर नेपाल की अर्थव्यवस्था को चौपट करने में जुटे हैं। दरअसल चीन अपनी विस्तारवादी नीति और नेपाल में डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ कई प्रोजेक्ट लगाकर निवेश कर रहा है, ताकि नेपाल में चाइनीज सामानों की बिक्री बढ़े। ऐसे में नेपाल के व्यापारियों और छोटे कारोबारियों का कारोबार ठप हो रहा है, जिसकी वजह से ये लोग पिछले एक हफ्ते से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन सरकार ने अपना जो है सो जाल फेंकता है और अपना हिसाब से ही जो है सो पैसा दे करके जो है सो यहाँ आकर के घुसने का काम, और इससे जो है सो कल पड़ोसी मुल्क जो है भारत, उनके साथ संबंध बिगाड़ने का काम का एक संकेत है, एक कदम है। उस हिसाब से लोग चल रहे हैं। सारे व्यापार धराशायी हो रहे हैं, वो बंद हो रहा है। पर्यटन से जो हमारी आमदनी होती थी हमारे देश को, वो बंद हो गई है। बीरगंज की आर्थिक नगरी भी आप देखिए क्या बोलते हैं, धराशायी हो गई है। हमको सरकार से एक ही आग्रह है कि ये बंद करना, कोई विकल्प। लेकिन ओली सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। नेपाल सरकार ने चीन की सीमा खोलकर मेड इन चाइना सामानों की आवाजाही बढ़ा दी है, जबकि नेपाल में भारतीय सामानों की बिक्री और मांग ज्यादा है। सरकार के इस रवैये को देखते हुए नेपाली व्यवसायियों ने जिला मुख्यालय से लेकर भारत नेपाल सीमा तक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये लोग सरकार से भारत की सीमा खोलकर व्यापार को शुरू करने की मांग कर रहे हैं। अभिषेक मिश्रा, काठमांडू, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।